हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सारे स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अभी जो ये मेरा वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज का जो अगला सीरीज है ये पार्ट 7 है, जो आप लोगों के बीच में अभी लेकर के आया। इससे पहले के हमारे 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप जाकर के उसमें 6 वीडियोस देख सकते हैं और उसके साथ साथ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था आरआरबी एनटीपीसी के कि जितने भी वीडियोस अभी मैं बना रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के, वो सब आस्क्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस 4-5 सालों में 5-6 सालों के अंदर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी के एक सीरीज को लेकर के मैं अभी चल रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से मालूम होगा कि रेलवे का अपना एक डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, रेलवे आस्क्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछती है, उसके पैटर्न पर ही पूछती है। और अभी आप देख सकते हैं कि 28 तारीख को भी जो एग्ज़ाम हुए हैं और पिछले 15 तारीख से जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन को ही रिपीट कर रही है। और सिर्फ पैटर्न अलग हो सकता है, पैटर्न में मतलब पैटर्न नहीं कह सकते हैं आप, एक्चुअली कह सकते हैं कि डिजिट का अंतर हो सकता है, अंकों का अंतर हो सकता है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस क्वेश्चंस जो किए होंगे आरआरबी एनटीपीसी के या ग्रुप डी के जो प्रीवियस एग्जाम्स में पिछले 5-7 सालों में 10 सालों में पूछे गए, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे लेकर के चलते हैं और अपने 7वीं वीडियो के साथ में आपके बीच में, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एक्चुअली 28/3/2016 को पूछा गया था, शिफ्ट 2 में पूछा गया था, सीबीटी 1 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था ये, और उसी को मैं आपके बीच लेकर के आया। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है वो देखिएगा आप। कहता है, जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सुनेंगे। 1,25,000 रुपये उधार लेती है जानवी 8% के वार्षिक दर से ब्याज, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी, यानी वो कितने पैसे देगी। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है कि हमें पूछ रहा है कि उसको मिश्र धन कितना देना होगा, यानी अमाउंट कितना देना होगा। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं मिश्र धन की बात करते हैं, तो मिश्र धन बराबर होता है 1,25,000 यहाँ पर, यानी कि मिश्र धन हमें निकालना है। तो मिश्र धन का फार्मूला आपको क्या होता है, मूलधन प्लस दर। तो दर आपको पता है, दर कितना दिया गया है, दर है 8%। 8% के दर से वो 2 वर्ष में कहता है कि कितना देगी, तो 2 वर्ष का उसका मिश्र धन निकाल लीजिए। आप सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से आप इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 और 1 और 2 27। तो मतलब क्या होगा कि 25 और 2 27, 27 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल नहीं सॉरी वर्ग, गलती से बोल गया, वर्ग 729 और 25 का होता है 625। तो अब आपको करना क्या है, इसको इससे कैंसिल करना है। 625 दूना आपको पता है स्टूडेंट, 625 दूना कितना होता है, 1250 होता है, तो 200 आएगा यहाँ पर। आप 729 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 दूना, या इधर कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5 और 7 दूना 14 और 2 जीरो बैठा दीजिए। तो मतलब ये है कि 2 साल में वो जानवी इतने पैसे रिटर्न करेगी। वो 1,25,000 तो कर्ज लेती है, लेकिन देगी कितना, वो 1,45,800 रुपये देगी, जो आपका ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो एक्चुअली कुछ ऐसा है। कहता है कि यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दी गई है PQR, ठीक है, एक त्रिभुज दी गई है PQR। अब कहता है कि PQ जो है, PQ है वो 6 सेंटीमीटर है, PQ आपका 6 सेंटीमीटर है और QR 8 सेंटीमीटर, यानी QR 8 सेंटीमीटर है, और PQR यहाँ पर कहता है PQR पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है। तो कहता है कि PR की वैल्यू निकालिए, यानी इसकी वैल्यू निकालिए। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ये आपको कैसा दिखता है, जब भी आप याद रखें यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसा बना हुआ त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, कर्ण का मान निकाल देना यानी हाइपोटेन्यूस निकाल देना। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग यानी कि पी आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर आपको कितना है, यानी कि लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ आपको देता है ये क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब आपको सिंपली 8 8 64 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, 64 में 36 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको 100 का वर्गमूल अच्छे से पता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो आप लिख देंगे आंसर कि 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक जो होगा आपका वो 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। एक बात और याद रखेंगे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट को ये लगता है कि रेलवे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है, जैसा कि आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसी में आपका टाइम का मेन फैक्टर होता है और टाइम की मेन स्पीड देखी जाती है आपकी कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ आंसर दे रहे हैं। इसलिए ये याद रखेंगे कि रेलवे में बहुत ज्यादा आपको एसएससी के तरीके से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने, हाँ लेकिन लेवल अच्छा रखना है, ये याद रखना। क्वेश्चन है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन कहता है जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं यानी कि राइट हैंड से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल, यानी 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, कहता है कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये कहता है कि आप क्वेश्चन पर गौर कीजिए, क्वेश्चन कहता है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 जो हैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, 2 दोनों हाथों का। तो कहता है कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी लिख नहीं सकते, बिल्कुल भी लिख नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि 50 में से 18 लोग क्या हैं जो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं यानी कि राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि सिर्फ दाएं हाथ से, क्योंकि 18 में राइट हैंड यानी कि हम यहां पर देखेंगे राइट हैंड कहता है कि 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन 18 में के बाद आप क्वेश्चन को जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट भी इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ से लिखने वाले कितने होंगे, तो 18 में से आप 2 घटा देंगे, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिर्फ दाएं हाथ से लिखते होंगे, क्योंकि उनकी संख्या घटानी होगी आपको। और सिर्फ लेफ्ट हैंड से लिखने वाले यानी कि राइट हैंड के अलावा जो लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे वो कितने हैं, क्वेश्चन में आपको देता है कि लेफ्ट हैंड से लिखने वाले यानी बाएं हाथ से लिखने वाले 26 है। तो आप देखिए कि 26 में से और कहता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं, तो आप उनको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 24 हो जाएगा। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं, तो दोनों यानी कि बोथ हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां पर इसको जोड़ दीजिए 2, तो 24 और 16 40 और 2 42, यानी 42 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी हाथ का इस्तेमाल करते हैं, यानी दाएं बाएं यानी राइट लेफ्ट और बोथ दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं कि 42 लोग तो ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, लेकिन कहता है कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो लिख नहीं सकते हैं तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या क्या दी जा रही है 50, तो 50 में से आप 42 को घटा देंगे तो आपको कितना आएगा 8, यानी कि 8 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लिख नहीं, यानी लिखने की क्षमता उनमें है ही नहीं। तो आपका फाइनल आंसर होगा 8, जो कि आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन कहता है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में, जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 54, और उसमें से 24 ऐसे हैं जो दूध पीते हैं यानी मिल्क पीते हैं, और 28 छात्र ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। कहता है कि और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते, यानी 8 छात्र कहता है उसमें से कुछ पीते ही नहीं है। तो मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। मतलब आपको निकालना है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो दूध
और यानी दोनों चीज पीते हैं, चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स थे कितने, 54 थे, और 54 में से कहता है कि 8 जो स्टूडेंट हैं वो कुछ नहीं पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो अब एक बात बताइए, 54 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं, क्योंकि 54 तो टोटल स्टूडेंट्स है और 8 कहता है कि उसमें से कुछ पीते ही नहीं, ना वो दूध पीते हैं और ना वो चाय पीते हैं। तो मतलब साफ है कि 54 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो बचेंगे 46 स्टूडेंट, यानी कि यही जो 46 स्टूडेंट है ये कुछ ना कुछ पीते हैं, यानी 46 में वो भी होंगे जो, कहने का मतलब है, सिर्फ दूध पीते होंगे, या 46 में वैसे भी होंगे जो सिर्फ चाय पीते होंगे, और 46 में वैसे भी होंगे जो दोनों पीते होंगे, यानी कि दोनों पीते होंगे, दोनों की संख्या पीते होंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि वैसे स्टूडेंट की संख्या क्या है, वैसे स्टूडेंट की संख्या हम मान लेंगे कि जो दोनों पीते होंगे उसको मान लेंगे कि वो x, यानी उनकी संख्या x है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि दोनों हाथों की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी दोनों हाथ नहीं बल्कि दोनों चीज पीने वाले, चाय भी पीने वाले और दूध भी पीने वाले, तो हम क्या करेंगे, 46 में से हम उनको घटाते जाएंगे। तो अब आप एक बात बताइए, 24 कहता है, क्वेश्चन में देता है कि 24 छात्र दूध पीते हैं, लेकिन x छात्र ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो सिर्फ दूध पीने वाले कितने होंगे, 24 में से x को घटा देंगे आप। फिर क्या करना होगा, आपको उनकी संख्या भी घटानी होगी उसमें, इन सब में जो कि चाय पीते हैं। तो कहता है कि जो चाय पीने वाले छात्र हैं 28, लेकिन 28 में वो भी शामिल है जो दोनों पीते हैं, यानी कि दूध भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, और उनकी संख्या है क्या, x। 28 में आप उसको भी घटा दीजिए, x। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं और इतने चाय पीते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 24 और 8 ये आप खोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये भी आप खोलेंगे तो ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ कहेंगे कि 24 और 8 कितना हो जाएगा, 52, 46, 52 आप घटा देंगे तो यहाँ पर आपको कितना दे देगा ये, और ये आपका हो जाएगा 2x, और यहाँ x आप इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6। आप दोनों को बैलेंस कर देंगे तो आप फाइनली कहेंगे कि आपके 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूध भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स बनाने का, और दूसरा तरीका सिंपल सा लॉजिक ये था कि आपके पास कह रहा था कि 24 स्टूडेंट क्या करते हैं, 24 स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं और 28 आपके चाय पीते हैं। 24 दूध पीते हैं और 28 चाय पीते हैं और 8 कुछ नहीं पीते हैं। तो 24, 28 और 8 सबको जोड़ दीजिए आप, 8 4 12, 12 8 20, 2 2 4 2 6 60, यानी कि कुल 60 मान लीजिए। और कहता है कि 24 स्टूडेंट्स हैं कितने, वो हैं 24 छात्र, तो सॉरी 24 नहीं 54 छात्र हैं, तो 54 इसमें घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे अगर नहीं करते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं इसको। कहता है कि कुल छात्रों की संख्या 54 है, अब कहता है कि उसमें से 24 जो है वो दूध पीते हैं और 28 चाय पीते हैं। तो कहता है कि 8 जो हैं, कहता है उसमें से कुछ नहीं पीते, 8 जो है 54 में से कुछ पीते ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही दे रहा है कि 54 में से 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ पीते ही नहीं है, तो 46 छात्र पीते हैं। तो 46 में से आप क्या घटाएंगे, 24 तो ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, तो 24 में उनकी भी संख्या शामिल है जो दोनों पीते हैं, तो उनकी संख्या मैंने घटा दी। फिर 28 वैसे हैं जो चाय पीते हैं, तो उसमें उनकी भी संख्या शामिल है जो दोनों पीते हैं, तो इसमें घटा दी। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 6। और x क्या दिखाता है, x वो संख्या दिखाती है जो दोनों पीते हैं, यानी कि दूध भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। एक तरीका तो ये था आपका, और एक ये था कि 24 छात्र दूध पी रहे, 28 छात्र चाय पी रहे थे, और 8 जो थे वो कुछ नहीं पी रहे थे। सबको जोड़ दिया मैंने, 24 28 8 जोड़ दिया तो हो गया 60, और 60 में से कहता है कि कुल छात्रों की संख्या थी कितनी, 54, तो 60 में से 54 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 6, यानी कि 6 छात्र ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पीते। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाए या आपको जो मैंने ऐसे तरीका बताया है आप ऐसे बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपको कॉर्नर पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, मतलब तय करता है।
तो कहता है उसकी औसत चाल। अब औसत चाल जो होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। अब इसी में अगर हमें औसत चाल पूछ दे तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, कुल दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कुल समय कितना लिया गया वो हमारा औसत चाल दिखा देगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसी फॉर्मेट पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल हम यहाँ लिख देंगे, औसत चाल। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि पहले हम कुल दूरी निकालेंगे। कहता है कि 8 किलोमीटर की दूरी तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से करता है, और 4 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से करता है। तो बताइए कुल दूरी क्या होगी, 8 + 4 12 किलोमीटर। आप लिख दीजिए 12 किलोमीटर। अब कहता है कि कुल समय उसको कितना लग रहा है, तो कुल समय, तो पहली स्थिति में वो 8 किलोमीटर जब जा रहा था, तो 8 किलोमीटर जाने के लिए वो उसकी स्पीड क्या थी, 15 किलोमीटर थी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि 8 किलोमीटर जाने के लिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली स्थिति में उसको इतना समय लग रहा था। अब दूसरी स्थिति में 4 किलोमीटर जाने के लिए वो स्पीड क्या रख रहा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रख रहा था। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 काट दीजिए इसको। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 12 ऐसे कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ ऐसे हटा दीजिए। अब 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 15 से इसको 15 काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ये 5 × 15 और 3 हो जाएगा। अब आगे इसको लिख दीजिए 12 × 15, ये चूंकि 15 ऊपर चला जाएगा, और 8 × 3 = 11, आपका ये फाइनली आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, आप देख लीजिए। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 15 दूना 30, यानी 180। तो 180 को आप 11 से भाग लगा दीजिए, तो 11 कम 11 7 हो जाएगा, 11 छक्के 66, चूंकि 7 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप कर लीजिए, एक 0 बैठा दीजिए, 11 × 33, यहाँ 7 हो जाएगा। अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, एक राउंड और लगा दीजिए 0, 11 छक्के, फिर आगे करते जाएंगे तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन में बस यही दशमलव के 2 स्थान तक ही दे रहा है। तो आप फाइनली कहेंगे कि इसमें जो औसत चाल जो उसकी निकल के आएगी वो 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले हमने कुल दूरी निकाली, चूंकि 8 और 4 12। अब कहा कि पहले स्थिति में उसको समय क्या दरकार था, तो समय का आपको पता है कि दूरी बटा चाल होता है। पहली स्थिति का समय ये हो गया, दूसरी स्थिति का समय क्या था, 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय कर रहा था। तो दूसरी स्थिति में समय, दोनों समय को मैंने जोड़ दिया और कुल दूरी में भाग लगा दिया, तो हमें ये निकल के आ गया 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये निकल के आई, क्या, औसत चाल। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैक, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। बेचता कितने में, 1440 में, और 20% का लाभ कमाता है। तो कहता है कि पोशाक का क्रय मूल्य क्या था। तो बहुत आसान है ये क्रय मूल्य निकालना। देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमेशा, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुने विक्रय मूल्य, 100 गुने विक्रय मूल्य, 100 गुने विक्रय मूल्य। अब बटा क्या होता है, जो आप लाभ लेते हैं, जो भी आप करते हैं। जैसे कि आपको लाभ कितने का मिल रहा था, यानी कि 100 प्लस माइनस दर, ये होता है, ये आपका क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। अब क्रय मूल्य आपको पूछा जा रहा था, तो आपको करना क्या था, आपको पता था कि उसका विक्रय मूल्य कितना था, 1440 रुपया। तो आप 1440 रुपया यहाँ लिख दीजिए। अब कह रहा था कि उसको कितने % का लाभ होता है, 20% का। अब यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, प्लस लगाया, जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे, और जब माइनस, जब दर, अगर यहाँ कहता है कि 20% का नुकसान हुआ, तब आप यहाँ माइनस लगाते, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 120। अब इससे इसको हम काट देंगे, तो 12 का आप जानते हैं, 12 से काटने पर 144,
कट जाएगा 12 को 12 बार करने पर, तो 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे कि आपका आंसर कितना आया 1200, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 1200 था। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो है वो कुछ ऐसा है, कहता है कि 3x 0.04x और उसके बाद कहता है 0.608। तो कहता है कि अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप यहां पर देख लीजिए कि जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो कुछ वैसा बने के आएगा। अब यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है x का मान क्या है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आप सिंपली इसको ऐसे कर दीजिए 608 दशमलव ये 3.04। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 608, ठीक है, और अभी दशमलव को हम हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बनेगा 3 जीरो, चूंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है इसलिए हमने 3 जीरो लिखा। अब इसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो ये इसका जो 2 जीरो होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तब 2 जीरो आप ऐसे लिख देंगे। अब यहां से इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो कट गया। अब आपको पता है 304 को 2 बार में करेंगे तो कट जाएगा, ये आएगा 2/10। तो आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, कहता है कि यदि एक आयत का परिमाप, आप कॉर्नर पर क्वेश्चन देख सकते हैं, परिमाप 24 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर दे रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, तो लंबाई को अगर हम चौड़ाई को अगर हम x मान लेंगे, चौड़ाई को हम x मान लेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x। तो हमें पता है पेरीमीटर बराबर होता है परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमको कितना देता है 24। तो अब इससे आप इसको काट दीजिए, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, या तो आप डायरेक्ट इससे इसको काट दीजिए 12 हो जाएगा। तो हम उतना क्यों करेंगे, हम एक ही साथ कर देते हैं, 2x में x जोड़ेंगे 3x, 3 2 जा 6x। अब इससे हम इसको काट देंगे तो x का मान हमको कितना आ गया 4। अब हमें यहाँ पर ये 4 मिलता है और ये 4 दूना 8 मिलता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया यानी कि आयतफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारा 8 आया है और चौड़ाई हमारा 4 आया है, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर निकल के आया 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, उसको आप देखेंगे। मैं यहाँ पर एक फिगर आपको बनाता हूँ, एक फिगर है आपका कुछ वैसा यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें ये एक बड़ा भाग है, कहता है कि ये इसकी से ये 25% है, ये गिटार बजाने वाले, ये गिटार बजाने वाले हैं। ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये आपका देता है कि ये 16% है, ये वायलिन बजाने वाले हैं, ये वायलिन बजाने वाले हैं। और ये आपका देता है 30%, ये 30% है। और ये देता है कि ये वीणा बजाने वाले हैं, इतना सा जो पार्ट है ये वीणा बजाने वाले हैं ये। और ये जो बचा हुआ पार्ट ये 29% जो है, इसको आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। और कहता है कि ये आपका 29% है, ये आपका देता है ये तबला बजाने वाले, इतना सा पार्ट तबला बजाने वाले। अब इसी के आधार पर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कहता है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले के साथ कितना है। यानी कि पूछ रहा है कि गिटार वाले का वायलिन वाले के साथ अनुपात क्या बनेगा। तो आपको पता है कि गिटार वाला को जी मान लीजिए और वायलिन वाले को वी मान लीजिए। अब गिटार वाला आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, गिटार वाला आप देखते हैं कि गिटार वाला जो है वो 25% है, तो 25% को आप लेना नहीं है, क्योंकि दोनों परसेंट कट जाएगा। तो आप इसका कितना, वायलिन वाले का 16 है, तो यहाँ आपका सीधा सीधा आंसर हो गया कि 25/16। ये आपका आंसर हो गया। क्या कहता है, गिटार वाले का वायलिन वाले के साथ
क्या अनुपात बनेगा? तो गिटार वाले का 25 है और इसका 16 है। चूंकि ये जो परसेंटेज है ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा। अब चलिए इसी फिगर के आधार पर, इसी आकृति के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आ रहा है आपके बीच। वो कहता है यदि कुल छात्र 300 हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तब तबला बजाने वाले व बीना बजाने वालों के बीच का अंतर कितना है? कहता है कि अगर हम ये मान लें कि कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र 300 हैं, तो कहता है कि तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों के बीच का अंतर क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, उनका अंतर पूछ रहा है, अंतर। तो हम अलग अलग नहीं निकाल के एक ही बार निकालेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ जो तबला वाले हैं वो 29% है और बीना वाले हैं, यही तो हमारा क्वेश्चन है। कहता है कि तबला और बीना बजाने वाले के बीच का अंतर क्या है? तो आप देखिए कि तबला बजाने वाले 29% हैं और बीना बजाने वाले 30% है। यानी कि ये जो बीना है बजाने वाले वो इससे 1% ज्यादा है। तो हमें सिंपली क्या करना था कि 300 का 1% निकाल लेना था। 300 का 1% निकालना, क्योंकि इन दोनों का 30% और 29% का अंतर कितना होगा? 1% तो होगा, 1%। तो हम इसको सीधे सीधे काट, यानी उनका अंतर जो होगा संख्या के तौर पर वो 3 का अंतर होगा। यही हमारा आंसर हो गया। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? कहता है कि तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों के बीच का अंतर कितना होगा? अगर हम ये मान लें कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 300 थी, तो हम सीधे सीधे देखते हैं दोनों में परसेंटेज का क्या अंतर है? 1% का। ये 30 है तो ये 29 है, यानी 300 का 1% जो होगा वही उन दोनों के बीच का अंतर होगा। तो कुल संख्या क्या होगी? 3, यानी 3 छात्र के बीच की अंतर आती है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हो। कहता है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा? जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का यानी त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा? ये जो होता है ना, ये इसको जो हम यहां से यहां तक कहते हैं ना, ये जो ऐसा पार्ट बनता है, ये इसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो वही कहता है कि उनका सेक्टर क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण। अब आप वायलिन को देख सकते हैं, ये 16%। तो कहता है कि यहां पर बनने वाला जो कोण होगा, सिर्फ यहां पर बनने वाला कोण कितना होगा? तो हमें निकाल लेना है कोण बराबर सिंपली 16% है, तो 16 को आप ऐसे लिख लीजिए। अब आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है, पूरा जो विड्थ होता है, उसका मान कितना होता है? यहां से लेके यहां तक का मान 360। तो आप यहां इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इसका कोण, यहां से यहां तक का कोण जो होगा, यहां से यहां तक का कोण पता चल जाएगा वायलिन वाले का। तो आप इसको काट दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए। अब आप यहां काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। अब आपको करना क्या है? 36 को 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24 और 24 और 4 = 88, 288 डिग्री हो गया। यहां पर डिग्री कर दीजिए। अब 288 को काट दीजिए आप 5 से, तो 5 × 25, अब 5 × 7 = 35, यहां से 3 निकल जाएगा, यहां दशमलव दीजिए, 1 बैठा दीजिए, 5 × 6 = 30, तो आपका कट गया ये। तो आपका फाइनली कितना आएगा? 57.6 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा, ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो ये बनेगा 57 डिग्री। यहां पर 57.6 डिग्री आपका आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 8-10 क्वेश्चन किए, और इसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस 2016 में एनटीपीसी में जो पूछे गए थे, उनके प्रीवियस टैप्स के जो क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने किया। तो इस सीरीज को मैं आगे भी लेकर के कंटिन्यू चलता रहूँगा, जब तक कि आरआरबी के एग्जाम चलते रहेंगे मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें और लगातार अपने इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस इससे भी पहले पूछे गए हैं, मैं उसको अपलोड करता रहूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग इसे ज़रूर देख रहे हों, क्योंकि जो व्यूज़ मुझे मिलते हैं उससे मुझे यही लगता है कि आप लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन वो हैं कम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा बढ़ाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के बीच शेयर कर सकें। और फिर मैं इसी का जो अगला वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 8 में आपके बीच लेकर के आऊँगा, और जो अलग अलग सालों में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस मैं उसमें करवाऊँगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टूडेंट, अगर आपको आज जो भी मैंने बताया है वो अगर आपको अच्छा लगा हो,
तो आप प्लीज़ इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस डालता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग अपने पार्ट 8 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।